Hello students, this is Nitin Jain, your commerce teacher. Today we will study cash flow. Flow, बहाव, मूवमेंट. फ्लो एक चीज का किसी एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना, जाना, शिफ्ट होना. तो आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव टर्म है, जिस पर सबसे ज़्यादा चांस होता है बिजनेस के अंदर लॉस होने का, पैसे का नुकसान होने का, इसका आइटम का नाम है कैश. ऐसा नॉर्मली बोला जाता है कि जिस किसी दुकानदार ने अपनी दुकान से, अपने कारोबार से कैश की चोरी रोक ली, जो सफल हो गया कैश का पैसा, कैश को चोरी होने से बचाने के लिए, वो दुकानदार सफल है. वो दुकानदार अपने बिजनेस में मुनाफा कमा ले जाएगा. दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस हाउसेस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे बिजनेसेस में प्रॉफिट होता है. हर एक आदमी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि बिजनेस में मुनाफा तो होता है, लेकिन साथ साथ वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि हमारे बिजनेस में चोरी भी होती है और मुनाफे का एक बड़ा पोर्शन इस प्रकार की चोरी की वजह से नुकसान में टर्न हो जाता है, वैल्यू में परिवर्तन आ जाता है. तो वो दुकानदार अल्टीमेटली अपने कारोबार में, अपने काम में सक्सेसफुल माना जाता है जो अपने बिजनेस में से कैश की चोरी को, कैश के मैनिपुलेशन को, कैश के फ्रॉड को, कैश की एरर को बचा ले जाए. तो इसके लिए आपको यहाँ पर कैश का बहाव, कैश का फ्लो, कैश का मूवमेंट आपको स्टडी करना पड़ेगा. यहाँ एक छोटा मिसकंसेप्शन और भी है, उसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही मैं क्लियर कर दूं, जिससे बाद में दिक्कत ना लगे. मान लीजिए कि ये वाला एक टाइम ड्यूरेशन है अप्रैल 1 से लेकर के 31 ऑफ मार्च. जरूरी नहीं है कि आप यही टाइम स्पेन लें, आप इसको चाहें तो जनवरी 1 से 31 दिसंबर भी मान सकते हैं, आप इसको दशहरा टू दशहरा भी मान सकते हैं, और आप इसको जो भी आपकी कन्वीनियंस है ईद टू ईद भी मान सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तो यही कहता है. कंपनी अकाउंट्स हैं तो आपको यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च मानना पड़ेगा. तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि बिजनेसमैन को जो भी कन्वीनियंट है उस मुताबिक बिजनेसमैन ने 1 अकाउंटिंग ईयर कंसीडर किया. नॉर्मली इस ड्यूरेशन में, इस टाइमिंग्स में हम दो तरह की चीज़ों को रखते हैं. एक होता है इसके अंदर कैश बजट और दूसरा होता है कैश का फ्लो. कैश का बजट और कैश का फ्लो दोनों ही चीज़ें कैश के मूवमेंट को स्टडी करती हैं. तो हमें यह कैसे मालूम पड़ेगा कि आखिर कैश बजट होता क्या है और कैश फ्लो हमारे लिए क्या काम करता है. इंपॉर्टेंट बात है समझदारी की. कैश का बजट आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ प्लान, तो वहां था बजट, फाइनेंशियल प्लान. एग्जैक्टली कैश का जो बजट है ये बिजनेस का फाइनेंशियल प्लान है फॉर द ईयर. प्लानिंग कब होती है? टाइम ड्यूरेशन से पहले या टाइम ड्यूरेशन के बाद? तो प्लानिंग होती है टाइम ड्यूरेशन से पहले. तो अगर ये वाला ईयर है तो इस ईयर के टाइमिंग्स में आप ईयर के फर्स्ट डे, ईयर के डे 1 या उसके भी पहले, आप इस वाले ईयर के लिए, मतलब कुल मिला करके इस वाले ईयर में से यहां पर या फिर यहां पर या फिर यहां पर कहीं पर भी, तो आप इस वाले ईयर के अंदर में बैठ करके यहां से शुरुआत होने वाले और यहां पर क्लोज होने वाले ईयर के लिए आप प्लान बना रहे हो कि आखिरकार आपके बिजनेस में पैसे कहां कहां से आएंगे और कहां कहां को चले जाएंगे. व्हाट विल बी द इनफ्लो सोर्सेस एंड व्हाट विल बी द आउटफ्लो पोजीशंस. तो ये जानकारी को एडवांस में पता करके रखना, पहले से पता करके रखना, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए पहले से जानकारी करके रखना कि बिजनेस में कैश का मूवमेंट कहां और कैसे कैसे है. दिस इज कॉल्ड कैश बजट. कैश बजट डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना कि पैसा कहां कहां से बिजनेस में आएगा और पैसा बिजनेस में से कहां कहां को चला जाएगा. दैट इज कॉल्ड बजट प्लान. लेकिन बिजनेस में कैश फ्लो का मतलब है कहां कहां से सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर में कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां को पैसा चला गया. दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो. तो कुल मिलाकर डिफरेंस ये हुआ कि कैश बजट बिजनेस सिस्टम के अंदर में कैश बजट
टाइम ड्यूरेशन से पहले काउंट करता है और कैश का फ्लो टाइम ड्यूरेशन के बाद काउंट करता है। एक ही टाइम ड्यूरेशन, एक ही टाइम स्पेन के लिए अगर हम ईयर के पहले, टाइम के शुरुआत होने के पहले प्लानिंग कर रहे हैं कि पैसा कहां कहां से आएगा, तो दिस इज कॉल्ड कैश बजट। और अगर हम ये तैयारी करें कि पैसा कहां कहां को चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। तो पैसे का आना, पैसे का जाना यहां पर भी एस्टिमेट होगा, पैसे का आना, पैसे का जाना यहां पर भी एस्टिमेट होगा, बजट में भी होगा, फ्लो में भी होगा। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि कैश बजट टाइम ड्यूरेशन से पहले एस्टिमेट करेगा सेम थिंग को, और कैश फ्लो टाइम ड्यूरेशन के बाद एस्टिमेट करेगा सेम थिंग को। तो ये जो जानकारी है, ये जो पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। तो कैश फ्लो, कई सारे स्टूडेंट कैश बजट से कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको ये क्लियर किया पहले नंबर पे कैश फ्लो में पढ़ना क्या है। कैश फ्लो पढ़ने का बेसिक मोटिव क्या है? बेसिक मोटिव ये है कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ जो है वो कैश है। और अगर कोई चीज़ है, आपका फर्नीचर है, आपका कैलकुलेटर है, आपका मशीन है, आपका कंप्यूटर है, आपका फैन है, आपका एसी है, आपके बिजनेस में से कोई उठा करके ले जाए, चुरा करके ले जाए, अपनी पॉकेट में रख ले, तो आपके लिए ये चीज़ ट्रैक करना, पता लगाना आसान है। आपकी दुकान से कोई व्यक्ति कैलकुलेटर लेकर के चुरा के जेब में रख करके भाग रहा है और आपने उसको पकड़ लिया, अब उसकी जेब में से कैलकुलेटर मिल भी गया, तो आप कल को ये तो कह दोगे कि भाई ये कैलकुलेटर हमारा है। अब कैलकुलेटर को आप पहचान सकते हो कि ये कैलकुलेटर आपका वाला है या किसी और का वाला है। आपका मोबाइल है, आप पहचान सकते हो कि मोबाइल आपका है या किसी और का है। लेकिन आपकी दुकान के काउंटर पे रखे हुए थे 1000 रुपये और चोर ने चुरा लिए, आपने पर्सन को पकड़ लिया, अब उसकी जेब में से 1000 मिल भी गए, तो उस 1000 रुपये के मिल जाने के बाद भी अब आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये वाले 1000 रुपये यानी 500 रुपये के दो नोट ये वास्तव में कौन से वाले, हमारे वाले हैं या उस चोर के ओरिजिनल उसके हैं। तो यहाँ पर कैश एक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर कोई फिजिकल अपीयरेंस, कोई गारंटी, कोई पहचान नहीं होती है, एक्नॉलेजमेंट नहीं होती कौन सा सामान किसका है। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग टेक्निक्स, अकाउंटिंग ट्रिक्स की हेल्प लेते हैं और इस ट्रिक्स के थ्रू पता करने की कोशिश करते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ मूव करता है। आसान सा प्रोसीजर है, टोटल 3 स्टेप में काम पूरा होता है और 4th स्टेप में आके कंक्लूजन निकलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो कैश फ्लो के स्टेटमेंट को बनाने का एक रफ व्यू हमें समझना है कि कैसे कैसे वर्किंग होगी। सबसे पहले बिजनेस में होने वाली 100% सारी की सारी एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू बिजनेस में पैसे का आना यानी कि इनफ्लो, और बिजनेस में से पैसे का बाहर जाना यानी कि आउटफ्लो, दोनों चीजों को हम एस्टिमेट करते हैं और पता लगाते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से कितना कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नंबर 1 थिंग, पैसे का आना और पैसे के जाने के फ्लो को एस्टिमेट करना। नंबर 2 आता है इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। बिजनेस में जो पैसा आपका है और आपके काम में नहीं आ रहा है, बिजनेस के पर्पस में यूज नहीं हो पा रहा, वो पैसे की फिलहाल बिजनेस में जरूरत नहीं है या बिजनेस के अंदर जरूरत है, तो उस पैसे को बिजनेस के अंदर में हमने कोर एक्टिविटीज के अलावा नॉन कोर एक्टिविटीज में पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। जो पैसा बिजनेस के बाहर किसी थर्ड पार्टी के पास, या जो पैसा बिजनेस में इंटरनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्ट किया गया है, मतलब ये पैसा बिजनेस में गुड्स के फॉर्मेट में ना होकर के मशीन, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग के तौर पर या किसी बाहर की कंपनी के शेयर के तौर पर हो सकता है, गोल्ड या सिल्वर के फॉर्मेट में हो सकता है, और इस पैसे को बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट करके रखा गया है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, दिस इज फॉर इनफ्लो एंड दिस इज फॉर आउटफ्लो। तो यहाँ बिजनेस के बारे में हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को 3 तरीके से मेजर करते हैं। नंबर 1, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा पार्ट होगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और 3rd नंबर का पार्ट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस के रूटीन वर्क। अब रूटीन वर्क कैसे कैसे, तो बिजनेस करा जा रहा है तो रूटीन वर्क कौन कौन से होंगे, जैसे बिजनेस में गुड्स का परचेज करना, गुड्स का सेल करना। अब गुड्स का परचेज करोगे तो क्रेडिटर को उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं बिजनेस का जो मूवमेंट चल रहा है इसमें से केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस को इस एक्टिविटी के अंदर में पढ़ा जाएगा, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज में कैश का मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी सेपरेट हैंडल होती हैं। यहां पर मैं बिजनेस को चलाने से संबंधित, बिजनेस को ऑपरेट करने से संबंधित कौन सा खर्चा कंपलसरी है जो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन का बस
ऑपरेटिंग बिजनेस है, कोई पर्सन टूर एंड ट्रेवल्स बस, कार या टैक्सी स्टेशन ए से स्टेशन बी या ऑल इंडिया में कहीं पर भी मूव करने के लिए ये अपना ट्रक टैक्सी ऑपरेटिंग बिजनेस रन करता है, चलाता है। तो इस स्थिति में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि इस बिजनेस के अंदर ड्राइवर का एक्सपेंस, जो पैसे ड्राइवर को दिए जाएंगे बतौर सैलरी, इस बिजनेस के अंदर में लगने वाला पेट्रोल डीजल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, रोड परमिट्स, रेगुलर मेंटेनेंस, ये सारे के सारे खर्चे जो बिजनेस के अंदर लगेंगे, इन खर्चों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिस्ट के अंदर में रखा जाएगा। तो बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ऐसा खर्चा जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज से कंसर्न है, बिजनेस चलाने से संबंधित जरूरी है, इस प्रकार के खर्चे को बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोनों प्रकार की बातें आएंगी। पैसा आ कहां से रहा है, अब आप बिजनेस में सामान खरीदोगे तो बिजनेस में बेचोगे भी तो सही, तो गुड्स बेचोगे यानी पैसे का इनफ्लो हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो इनफ्लो वाली बात यहां आ जाएगी और पैसे की जाने वाली बात यहां आ जाएगी। तो आपको बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को इन टोटल 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस को चलाने से संबंधित होने वाले खर्चे, आपने बिल्स पेबल पेमेंट कर दिए, आपने गुड्स एंड सर्विसेज के कुछ कैश पेमेंट आपने किए, वो भी इसके अंदर में आ जाएंगे। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ परचेज सर्विसेज, जो भी आप बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज जो भी आप ऑफर करते हैं, उससे संबंधित होने वाले मूवमेंट्स, जो गुड्स कंसर्निंग मूवमेंट है या सर्विसेज कंसर्निंग मूवमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मूवमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर कोई पर्सन बस या कार या ट्रक चलाता है तो उसमें ड्राइवर का खर्चा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि उसके बिना बस चलेगी नहीं। इसी तरीके से डीजल का कंजम्पशन जो है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। रोड टैक्स, परमिट फीस, ये सारे खर्चे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं। लेकिन आपने आपकी बस को जो ट्रैवलिंग में चलती है, उसको ट्रैवलिंग कंपनी में चलती है, उस बस को सुंदर बनाने के लिए, पब्लिक के लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए, सीट्स आरामदायक बनाने के लिए आपने पुरानी खराब उधड़ी हुई सीटों को बाहर फेंक करके और उसकी जगह पे कंफर्टेबल सीट्स आपने उसमें लगाई हैं और पूरी की पूरी बस में नए शीशे लगा दिए हैं ताकि बाहर का साउंड या बाहर का पोल्यूशन अंदर ना आ पाए। और इसी के साथ साथ आपने कंफर्टेबल जोन के अंदर में बस के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी लगाया है, टेलीविजन भी लगाया है। तो आप बस में डीजल ना डलवाएं और आप बस में टेलीविजन ना चलाएं। तो बस में डीजल डलवाना एक कंपलसरी एक्सपेंडिचर है, इसके बिना बस नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप बस में टेलीविजन लगवाते हैं या बस में पर्दे लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं, तो क्या इसके बिना बस नहीं चलेगी? बस तो चलेगी। तो बस में पर्दे लगवा लेना, कर्टेन्स लगवा लेना, बस में टेलीविजन लगवा देना, बस में कंफर्टेबल सीट्स लगवा देना, कस्टमर के फ्रेंडली, कस्टमर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए कंफर्टेबल सीट्स, चेयर्स अरेंज करना, तो ये एक्टिविटीज बस के अंदर में कहलाएंगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लेकिन डीजल का जो खर्चा है, ड्राइवर का जो खर्चा है, पेट्रोल का जो खर्चा है, ये कहलाएगा बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और जो दूसरा वाला है मैंने बताया कंफर्टेबलनेस का खर्चा, ये खर्चे का मैंने एग्जाम्पल कोट किया, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने बिजनेस स्टडीज में से पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो आपने पढ़ा था कौन कौन से प्लेसेस होंगे, कौन कौन से जगह होंगे, कौन कौन से स्थान होंगे जहां जहां से कारोबार करने के लिए फाइनेंस आपके पास अवेलेबल हो जा पाएगा। तो आपने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ बोरोड, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज। तो ये हमारे पास सोर्सेस थे जहां जहां से फाइनेंस आएगा। कुछ कंडीशनों में लोग आप कॉमर्शियल बैंक से, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दूसरे किसी नियर बाय ट्रेड हाउसेस से, बिजनेस हाउसेस से भी बिजनेस करने के लिए फाइनेंस अरेंज करते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि बिजनेस में फाइनेंस कहां कहां से आ रहा है और बिजनेस का फाइनेंस कहां कहां को जाएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस प्रकार से वर्क कर रही है, बिजनेस में कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां को पैसा जाने का चांस और भी है। तो ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं और तीनों एक्टिविटीज का नेट रिजल्ट बिजनेस में निकाला जाता है कि पैसे का अल्टीमेटली इनफ्लो कितने का हुआ और पैसे का अल्टीमेटली आउटफ्लो कितने का हुआ, तीनों एक्टिविटीज का अलग अलग। मैंने एक रफ सेंस की बात आपसे समझाई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है। तो हमने यहां तक जो बात की शॉर्ट में एक बार समझ लेंगे दोबारा से। कैश रोकड़, कैश फ्लो रोकड़ का प्रभाव, रोकड़ का बहाव
कैश का मूवमेंट, कि बिजनेस में कैश कहां कहां से आ रहा है, कहां कहां को जा रहा है। इसी चीज का फ्लो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव आइटम कैश है। कहा जाता है जिसने दुकान से कैश बचा लिया, कैश को चोरी होने से बचा लिया, वो जीत गया, उसने दुकान चला ली। मैंने डिस्कस किया कि कैश बजट और कैश फ्लो आपस में डिफरेंट कैसे हैं। कैश बजट प्लानिंग इन एडवांस है कि बिजनेस में पैसा कहां कहां से आएगा और कहां कहां को चला जाएगा। ईयर टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए आप बना रहे हो उसके पहले डिसाइड करना है ये कहां कहां से पैसा आने और जाने वाला है। जबकि जो कैश का फ्लो है ये उस टाइम ड्यूरेशन के बाद डिसाइड होगा कि पैसा कहां कहां से आएगा या कहां कहां से आया और कहां कहां को ये पैसा चला गया। तो ये कैश का बजट है, बिफोर टाइम है, ये कैश का फ्लो है, आफ्टर टाइम है, बात की बात है। अब यहां पर हमने डिस्कस किया कैश फ्लो कैसे बनेगा। तो बेसिकली सारी की सारी वर्किंग 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। पार्टीशन वर्किंग है। नंबर 1 है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस के ऐसे खर्चे जिसके बिना वो दुकान चलेगी ही नहीं, वो कारोबार चलेगा ही नहीं। अगर किसी पर्सन को फैक्ट्री चलानी है तो उसमें लेबर का एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री के अंदर लाइट टेलीफोन बिल्स, इंटरनेट चार्जेस, पावर कंजम्पशन, पावर कनेक्शंस, रॉ मटेरियल सप्लाईज, ये फैक्ट्री की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पार्ट हैं। क्योंकि इनमें से अगर आप किसी खर्चे को कम करते हो तो इससे फैक्ट्री का चल पाना संभव ही नहीं है। ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नंबर नेक्स्ट आती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर आप कोई बिजनेस करते हो और उस बिजनेस में आपने अपना कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने उस पैसे को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया है, आपने बिजनेस में मशीन खरीद ली है, आपने बिजनेस में बिल्डिंग खरीद ली है, आपने अपने पैसे किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिए हैं, आपने बिजनेस को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लग्जरियस बनाने के लिए और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए, पब्लिक को कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए कोई भारी भरकम खर्चा किया है, तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। जब पैसा आप खर्च करते हो तो आउटफ्लो एक्टिविटी हो गई। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो ये बिजनेस के लिए आउटफ्लो है क्योंकि पैसा जा रहा है। लेकिन आपने बिजनेस किसी दूसरे के बिजनेस के शेयर खरीदे थे पहले कभी और उन शेयरों को बेच दिया तो पैसे आपके हाथ में आ गए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इनफ्लो। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने कारोबार करने के लिए फाइनेंस कहीं से अरेंज किया तो पैसा आया यानी कि इनफ्लो, और आपने कहीं से पैसे को पे ऑफ कर दिया, जैसे आपने सपोज इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर नंबर 1 का सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर में पैसा बिजनेस में आएगा तो ये बिजनेस का इनफ्लो एक्टिविटी है, पैसा आने वाली बात है। और जब कभी कंपनी इस डिबेंचर को रिडीम करेगी, पे बैक करेगी, मनी वापस करेगी, कंपनी डिबेंचर की मनी को पे ऑफ कर देगी, तो इसका नाम हो जाएगा आउटफ्लो। तो यहां पर हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो और यहां पर हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो में सपोज कंपनी के पास 25,000 रुपए आ रहे हैं 1 मिनट के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो का जो आंसर निकल करके आया उसमें कंपनी के पास से 20,000 रुपए चले गए, तो चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अकाउंट में मामला मान लो चला कि यहां पर 25,000 आए थे, 20,000 चले गए, तो 5,000 के प्लस में चल रहे हैं हम लोग, यानी कैश इनफ्लो है, कैश का बैलेंस है, पैसे का पॉजिटिव व्यू है, पैसे आए हुए हैं। सेम इसी डिजाइन से कैश की ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो करके उसका बैलेंस निकालेंगे और देखेंगे पैसे का आने का साइड ज्यादा है, जाने का साइड ज्यादा है। सेम वही चीज लास्ट फिर से एक बार होगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा आया कितना और पैसा गया कितना, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अब हम पे 3 फिगर हो गई, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ABC, और तीनों फिगर्स को टोटल कर देंगे तो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव प्लस में हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर माइनस हो जाएंगे। अब ये जो बैलेंस हमारे पास निकल करके आएगा कैश के फ्लो स्टेटमेंट का कि आखिरकार कितना मूवमेंट अल्टीमेट बचा है, उसको हम प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। तो अगर हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इस वाली फिगर को प्लस कर देंगे तो प्लस कर देने से आंसर मैच कर जाना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। अगर हमारे पास कैश इन हैंड, यानी कि एक तरीके से एक रफ सेंस में कह सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस, हालांकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काफी सारी चीजें आती हैं, कैश इन हैंड का बैलेंस, कैश एट बैंक का बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट जिसका पैसा हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाने वाला है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और साथ साथ चेक और ड्राफ्ट इन हैंड्स। तो ये सारे पैसे हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट के पार्ट हैं।
ये सारे पैसे हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट हैं, और इन सारे के सारे पैसों में से इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ जो आंसर निकल के आया था ए, बी और सी, इस वर्किंग का जो आंसर होगा, अगर हम इस ABC के टोटल को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस से प्लस कर देंगे तो ये आंसर मैच करना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस से। और जैसे ये मैच कर गई, आपका बिजनेस बिल्कुल सही है, आपके बिजनेस में कोई मैनिपुलेशन, कोई फ्रॉड, कोई एरर नहीं हुआ है, आपका पैसे का कैश सुरक्षित है। तो ये एक टेक्निक है, एक ट्रिक है जो बड़ी बड़ी कंपनीज इसको लगातार बनाती रहती हैं और चेक करती रहती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है। यहां एक बात याद रखिएगा, आपकी दुकान पर, अगर आपकी दुकान पर काम करने वाला वर्कर अगर कभी चोरी करेगा तो वो चोरी सबसे पहले नंबर पे छोटे अमाउंट की करेगा, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की चोरी करेगा कैश की। अगर उस पर्सन का सोचना यह है कि अगर मैंने पहले 100 रुपए चुरा लिए और 100 रुपए की फिगर पकड़ी गई तो केवल 100 रुपए की अमाउंट है, मालिक साहब भी कुछ नहीं कहेंगे, जरूरत पड़ने पर पैसे वापस भी कर दूंगा, और पता तो लगे मालिक साहब को ध्यान में आती भी है कि नहीं भी आती है, ये वाली बात का नाम छोटी फिगर। लेकिन यही चीज को आपने अगर वहीं के वहीं पकड़ लिया, 100 रुपए की चोरी पर ही बात को पकड़ लिया, तो लाइफ में आपके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट, कैश का फ्लो, कैश का आउटफ्लो, कैश का मैनिपुलेशन, कैश का एरर, कैश का थेफ्ट नहीं होगा, वो वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर पर्सन 100 रुपए के प्रैक्टिकल में कामयाब हो गया तो निश्चित रूप से अगली चोट 2000 रुपए की और अगली चोट 10 लाख रुपए की लगेगी, और फिर उस चोट को आप रोक नहीं पाएंगे। तो बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है, सिखाता है कि कैश के मूवमेंट को आप किस तरीके से एग्जामिन करें, कैसे स्टडी करें। एक रफ व्यू हमने अभी डिस्कस किया, डिटेलिंग्स इसकी और करेंगे आगे की वीडियोस में। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please share this video so that all the other candidates may also be benefited. Thanks for joining this class today. Thanks.